तो चलिए अब रेडी हो जाइए, अब हम वर्कबुक के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप एंड एमसीक्यूज हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज क्वेश्चन नंबर 89। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, आपने अगर ट्राई किया होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने कर रखा है, इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। आपसे एनर्जी ऑफ द सिग्नल पूछी गई है। यहाँ पर एक्स ऑफ टी आपको जो सिग्नल गिवन है दैट इज टी माइनस वन यू ऑफ टी माइनस वन माइनस टी माइनस टू u of t minus 2 minus t minus 3 u of t minus 3 and plus t minus 4 u of t minus 4, ऐसा आपको एक ये सिग्नल गिवन, ठीक है। और इस सिग्नल की आपसे एनर्जी पूछी गई है। तो जैसे ही आपने इस सिग्नल को देखा ये किस टाइप के कॉम्बिनेशन में है, t माइनस वन यू ऑफ टी माइनस वन टी माइनस टू यू ऑफ टी माइनस टू, तो देखते ही आपको स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि अगर हम फंक्शन लिखते हैं रैम्प फंक्शन आर टी तो उसकी वैल्यू क्या होती है, टी यू टी होती है, ठीक है। तो अगर हम t को t माइनस टी नॉट से रिप्लेस कर दें तो r ऑफ t माइनस टी नॉट ये वैल्यू क्या होगी, t माइनस टी नॉट इंटू यू ऑफ टी माइनस टी नॉट। मतलब ये जितने भी फंक्शंस आपको दिख रहे हैं ये सभी इसी फॉर्म के फंक्शंस हैं। इसका मतलब इस फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, ये क्या फंक्शन है हमारा, r ऑफ t माइनस वन है, ये फंक्शन r ऑफ t माइनस टू है, ये फंक्शन r ऑफ t माइनस थ्री है और ये फंक्शन r ऑफ t माइनस फोर है, ठीक है। r ऑफ t कैसा फंक्शन होता है, जो जीरो से शुरू होता है। जो rt के पहले लिखा है वही उसका स्लोप बताता है। अगर पहले कुछ नहीं लिखा मतलब स्लोप की वैल्यू यूनिटी है। इतनी चीजें अगर आप यहां से देखकर समझ गए तो अब आप इस क्वेश्चन के लिए पिक्चर आप एज्यूम कर सकते हैं कि यहां से हमने देख लिया कि x ऑफ t सिग्नल को ऐसे हम लिख सकते हैं अब r ऑफ t माइनस वन माइनस ऑफ r ऑफ t माइनस टू माइनस ऑफ r ऑफ t माइनस थ्री माइनस प्लस ऑफ r ऑफ t माइनस फोर, ठीक है। इस टाइप के सिग्नल को प्लॉट करना भी देखा हमने। रैम्प फंक्शन है, अगर आप इसको प्लॉट करते, ठीक है, ये हम प्लॉट कर रहे हैं सिग्नल को t के रिस्पेक्ट में। ये हमारा फंक्शन है x ऑफ t। पहला फंक्शन r ऑफ t माइनस वन, ये फंक्शन हमारा r ऑफ t कहां से शुरू होता है, t इक्वल्स टू जीरो से। तो r ऑफ t माइनस वन के लिए अगर आपने इसको वन से राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो मतलब r ऑफ t माइनस वन कहां से शुरू होगा, t इक्वल्स टू वन से शुरू होगा। और हम ये भी देख चुके हैं इसके पीछे जो चीज लिखी हुई होती है वही उसका स्लोप डिफाइन करती है। तो इसका स्लोप कितना है, पहले क्यों कुछ नहीं लिखा मतलब वन, तो इसका स्लोप प्लस वन है। ये सिग्नल कब तक चलेगा, हम जब भी इस टाइप के सिग्नल्स को हमें ड्रॉ करना होता था तो हम दो चीजें देख लेते थे कि इस सिग्नल के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और स्लोप कितना है। तो इन सब के लिए अगर हम देखें ये स्टार्ट होगा एट t इक्वल्स टू वन पर, ये t इक्वल्स टू वन पर स्टार्ट होगा, ये सिग्नल t इक्वल्स टू टू से स्टार्ट होगा, ये सिग्नल t इक्वल्स टू थ्री से स्टार्ट होगा और ये सिग्नल हमारा t इक्वल्स टू फोर से स्टार्ट होगा, ठीक है। स्लोप्स आपको दिख रही है, जो भी वैल्यूज पीछे लिखी है मतलब स्लोप प्लस वन है, माइनस वन है, माइनस वन है एंड प्लस वन है। तो सबसे पहले t इक्वल्स टू वन से हमने एक रैंप स्टार्ट किया, ये कब तक चलेगा, जब तक अगला रैंप नहीं आता t इक्वल्स टू टू तक। तो ये t इक्वल्स टू वन का पॉइंट है और यहाँ कहीं पर t इक्वल्स टू टू का पॉइंट है। इस बीच में यही सिग्नल अकेले अगर चलने वाला है और अगर इस लाइन का स्लोप वन है तो अगर हम टाइम में वन यूनिट चलेंगे तो हमारी वैल्यू भी कितनी पहुंचेगी, जीरो से वन इंक्रीज होगी, ठीक है। इसके बाद जो रैंप आ रहा है t इक्वल्स टू टू पर उसका स्लोप माइनस वन है, तो इन दोनों का नेट स्लोप जीरो। तो इसके बाद से आपको सिग्नल क्या मिलेगा, कांस्टेंट। कब तक, जब तक अगला रैंप नहीं आता। अगला रैंप कितने कहां पर आने वाला है, t इक्वल्स टू थ्री पर। तो कहीं यहां पर अगर t इक्वल्स टू थ्री का पॉइंट है तो हमने टू और थ्री के बीच में सिग्नल को कांस्टेंट बनाया। फिर थ्री के बाद जो रैंप आकर मिला उसका भी स्लोप कितना है, माइनस वन। मतलब अब नेट स्लोप प्लस वन और इन दोनों का माइनस टू, मतलब माइनस स्लोप माइनस वन के स्लोप से इसके बाद हम चलेंगे। कब तक, जब अगला रैंप नहीं आता फोर तक। तो थ्री से फोर तक अगर आप माइनस वन स्लोप के साथ चलेंगे तो आप अगर देखें टाइम में अगर हम वन चलेंगे तो वैल्यू भी वन रिड्यूस होगी क्योंकि इस लाइन का स्लोप माइनस वन है। तो अभी अगर हम वैल्यू में प्लस वन पर हैं तो वन से वन रिड्यूस हुआ, हम कहाँ आ जाएंगे, जीरो पर। ये कौन सा पॉइंट है, t इक्वल्स टू फोर का पॉइंट है। इस पॉइंट पर फिर से जो रैंप आ रहा है उसके स्लोप की वैल्यू कितनी है, प्लस वन। तो अब अगर आप नेट स्लोप देखें, इन चारों रैंप्स का नेट स्लोप वो वैल्यू जीरो, इसलिए इसके बाद से आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये वैल्यू वन है, ये इंटरवल्स आपको पता है और आपको अब इस सिग्नल के लिए क्या फाइंड करनी है, वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टाइप के सिग्नल की एनर्जी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। देखिए अब इस सिग्नल के लिए अगर हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, हमने कैसे कैलकुलेट की थी इस टाइप के सिग्नल की एनर्जी,
ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन एक हाफ ट्राइंगल का पोर्शन दिख रहा है। मतलब अगर आप एज्यूम करें तो इसको आप समझ सकते हैं कि ये जो हमारा ऐसा शेप आ रहा है, इस टाइप का अगर आपको फंक्शन दिख रहा है, ये पॉइंट्स हैं आपके 1 t इक्वल्स टू 1, ये पॉइंट है t इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट है t इक्वल्स टू 3 और ये पॉइंट है t इक्वल्स टू 4। विद रिस्पेक्ट टू t ये वैल्यू है 1। ठीक है, ये सिग्नल है हमारा x ऑफ t जिसके लिए हमें एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, अगर यहां पर आप देखें, अगर हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि यहां पर अगर हम एक पार्ट है जैसे हमारा ये, वैसे ही अगर इधर भी होता तो ये एक ट्राइंगल होता। ठीक है, और एक ट्राइंगुलर फंक्शन के लिए आपको एनर्जी की वैल्यू पता है। अगर आप एनर्जी लिखते हैं, एनर्जी ऑफ ए ट्राइंगल ऑफ टी अपॉन टाउ, तो इसके लिए एनर्जी की वैल्यू होती है 2a² टाउ बाई 3। ठीक है, तो हाफ ट्राइंगल की एनर्जी कितनी होगी, इसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मतलब इतने पोर्शन के लिए आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते थे। एनर्जी की वैल्यू क्या होती, 2 इंटू a² टाउ बाई 3, और इसमें हम क्या करते, 1/2 से डिवाइड कर देते, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते, क्योंकि ये हाफ ट्राइंगल। अब आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए ट्राइंगल के लिए, a पता होना चाहिए और टाउ पता होना चाहिए। तो a मतलब ये जो सेंटर पे जो ट्राइंगल की हाइट है, यहां पर a की वैल्यू आपको दिख रही है 1, और टाउ मतलब एक तरफ की जो हाफ विड्थ होती है वो ट्राइंगुलर फंक्शन के लिए टाउ की वैल्यू होती है। तो 1 से 2 तक हमारा ये ट्राइंगल एक्सपेंडेड है, मतलब टाउ की वैल्यू कितनी है, ट्राइंगल के लिए आपने देखा a की वैल्यू 1 है और टाउ की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। ठीक है, सेम केस यहां भी दिख रहा है आपको, ये जो 3 से 4 के बीच का ट्राइंगल है, इसके लिए भी एनर्जी अगर आप निकालते तो 2a² टाउ बाई 3 ये पूरे ट्राइंगल की एनर्जी होती है। इसको आपको क्या करना पड़ता, फिर से 2 से डिवाइड करना होता। ठीक है, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, ये भी जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, इसके लिए भी सेम यही चीज है, a की वैल्यू इसमें भी 1 है और टाउ की वैल्यू इसके लिए भी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये दोनों मिलकर एक ट्राइंगल पूरा फॉर्म कर देते। ठीक है, इंडिविजुअली अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए, इसके लिए एनर्जी कैलकुलेट कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इतने पोर्शन की एनर्जी आपको मिल जाएगी। ये बीच में क्या दिख रहा है आपको, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो रेक्टेंगल की एनर्जी आप जानते हैं, ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की एनर्जी क्या होती है, a² टाउ होती। ठीक है, टाउ क्या होता है, हाफ विड्थ होती है। मतलब सेंटर अगर आप देखें, अगर ये रेक्टेंगल हमारा 2 से लेकर 3 तक एक्सपेंडेड है, तो इसके लिए सेंटर कहां पर होगा, 2.5 पर होगा। तो जो टाउ की वैल्यू होती है, वो टाउ की वैल्यू क्या होती है, एक तरफ की विड्थ। तो इसमें एक तरफ की विड्थ कितनी है इसकी, एक साइड की जो, मतलब जो आप रेक्टेंगल फंक्शन जब आप डिफाइन करते हैं तो उसमें टाउ हमारी टोटल विड्थ होती है। ट्राइंगल में क्या होती है, एक साइड की विड्थ होती है और रेक्टेंगल में टोटल विड्थ होती है। तो रेक्टेंगल की टोटल विड्थ कितनी दिख रही है आपको, 2 से लेकर 3 तक। मतलब रेक्टेंगल के लिए अगर हम देखें, ये चीज हमारी किसके लिए है, फॉर ट्राइंगुलर फंक्शन। जो ट्राइंगुलर फंक्शन आपको दिख रहे हैं उसके लिए आपकी ये a और टाउ की वैल्यू है, और इस रेक्टेंगल के लिए a की वैल्यू, इसकी भी हाइट आपको कितनी दिख रही है, 1, और टोटल विड्थ की वैल्यू की भी कितनी है इसके लिए, 1। ये हमारी किसके लिए, फॉर रेक्टेंगुलर फंक्शन। ठीक है, तो अब अगर हम इस पूरे सिग्नल की एनर्जी फाइंड करना चाहते हैं तो देखिए इस पार्ट की एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी अगर हम लिखें तो E इज इक्वल्स टू, सिर्फ इस पार्ट की अगर हम एनर्जी देखते हैं तो 2 इंटू a², a की वैल्यू 1 है तो a² की वैल्यू भी 1, इंटू टाउ, टाउ की वैल्यू भी 1 है तो 1 अपॉन 3, 2a² टाउ बाई 3। ये कंप्लीट ट्राइंगल की एनर्जी होती, एक ही पार्ट है तो हम इसको क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। ठीक है, मतलब हमने इतने की वैल्यू लिख ली। ऐसे ही सेम यही एनर्जी इस वाले पार्ट की भी होगी, तो इसकी भी वैल्यू लिख लीजिए, 2 इंटू a² टाउ बाई 3 डिवाइडेड बाई 2। इस हाफ ट्राइंगल की एनर्जी हो गई, और रेक्टेंगल की एनर्जी इसमें ऐड कर दीजिए। इस रेक्टेंगुलर पार्ट की एनर्जी कितनी होगी, a² टाउ, a की वैल्यू भी 1 और टाउ की वैल्यू भी 1, तो a² टाउ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी देखिए वैल्यू कितनी है, 1/3 प्लस यहां से भी ये वैल्यू कितनी है, 1/3 और प्लस 1, मतलब 2/3 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 5/3। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। जब भी आपको रेक्टेंगल ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन दिखता है तो आप रेक्टेंगुलर की एनर्जी, ट्राइंगल की एनर्जी दोनों को मिला करके ओवरऑल सिग्नल की एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन किया है आपने, ज्यादा डाउट आपको नहीं आना चाहिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर में 90 में गिवन है कि हमारा x1 ऑफ t एक सिग्नल है, जिस x1 ऑफ t की वैल्यू कैसी है, इट इज मॉड ऑफ t फॉर -1 से 1 के बीच में जब तक हमारे t की वैल्यू है एंड इट इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। और x2 ऑफ t हमारा कोई सिग्नल है, जिस x2 ऑफ t सिग्नल की वैल्यू है 1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ t, किसके लिए, ये भी वैल्यू फॉर -1 से t की वैल्यू जब तक 1 के बीच है एंड इट इज 0 अदरवाइज। ठीक है, ये दो सिग्नल्स हमारे पास गिवन हैं और बोला गया है द सिग्नल्स आर सैंपल्ड विद अ सैंपलिंग पीरियड ऑफ t इज इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड्स। हमने इन दोनों ही सिग्नल्स को सैंपल्ड कर दिया है, सैंपलिंग इंटरवल कितना है हमारा 0.25 सेकेंड्स से हमने इनकी सैंपलिंग कर दी है। ठीक है, तो इससे जो हमारा सिग्नल फॉर्म हो रहा है वो इस वाले सिग्नल की सैंपलिंग से जो सिग्नल फॉर्म हो रहा है उसको नाम दे दिया गया है x1 ऑफ n, और इस वाले सिग्नल की सैंपलिंग से जो सिग्नल फॉर्म हो रहा है उस सिग्नल को हमने नाम दे दिया है x2 ऑफ n। तो चार स्टेटमेंट्स हैं कि किस सिग्नल की एनर्जी ज्यादा होगी, किस सिग्नल की कम होगी, या फिर क्या दोनों सिग्नल्स की एनर्जी इक्वल होगी। तो देखिए, इसको करने के लिए अगर आप इस x1 ऑफ t का शेप देखते, अगर आपने x1 ऑफ t सिग्नल लिया, सैंपलिंग की बात हम करेंगे, तो ये सिग्नल हमारा -1 से 1 के बीच में फंक्शन कैसा है, मॉड ऑफ t। मॉड ऑफ t का ग्राफ आप जानते हैं, इस टाइप का ये हमारा ग्राफ होगा मॉड ऑफ t का। कहां से कहां तक लेना है हमें, सिर्फ -1 से लेकर 1 के बीच में लेना है। ठीक है, तो मॉड ऑफ t इस टाइप की स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। तो अगर फंक्शन की वैल्यू t के बराबर है और पॉजिटिव साइड में हम देखें तो पॉजिटिव साइड में t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर वैल्यू भी कितनी होगी, इसकी 1 होगी। मतलब ये जो पॉइंट है हमारा, दोनों ही तरफ जो इसकी वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कितनी हैं, 1 1 है। ठीक है, ये हमारा x1 ऑफ t सिग्नल है। और दूसरा सिग्नल अगर हम देखें x2 ऑफ t, वो भी सिग्नल आप देखकर पहचान गए होंगे कि ये जो फॉर्म है हमारा लिखने का, x2 ऑफ t जो सिग्नल हमने लिया है 1 माइनस मॉड ऑफ t अपॉन टाउ, ये क्या होता है, एक ट्रायंगुलर फंक्शन होता है। ठीक है, अपॉन टाउ कुछ नहीं दिख रहा, मतलब टाउ की वैल्यू 1 है। मतलब दोनों ही तरफ ट्राइंगल की विड्थ कितनी है, हाफ विड्थ ही हम टाउ कहते हैं, दोनों ही तरफ विड्थ कितनी है, 1 है। मतलब अगर आप इस सिग्नल को ड्रॉ करते तो ये सिग्नल आपका कुछ इस टाइप का सिग्नल होता, -1 से 1 के बीच में ये हमारा ट्रायंगुलर फंक्शन हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये पॉइंट -1 और ये पॉइंट 1। अब देखिए इसमें बोला क्या गया है, हम t की 0.25 सेकेंड्स वैल्यू लेकर इसकी सैंपलिंग कर रहे हैं। सैंपलिंग करने का क्या मतलब होता है, हमने देखा था जब हम सैंपलिंग करते हैं तो हम t इज इक्वल्स टू क्या पुट कर देते हैं, nts। ठीक है, और ये जो एक्सिस आपकी होती है जिसको आप सिर्फ n लिखते हैं, एक्चुअली वो एक्सिस किसकी होती है, nts की एक्सिस होती है। ये भी हमने डिस्कस किया था। अगर ts की वैल्यू 0.1 है तो जहां आप n इज इक्वल्स टू 1 लिखेंगे, इसका मतलब एक्चुअली वो पॉइंट कितना होगा, 1 इंटू 0.25 टाइम्स, या फिर आप इसको समझ सकते हैं ये सिंपली कौन सा इंटरवल होगा, 1 इंटू ts मतलब ts होगा। जहां आप n इज इक्वल्स टू 2 लिखते हैं, इसका मतलब वो पॉइंट क्या होता है, 2ts होता है। जहां 3 लिखते हैं वहां वो पॉइंट 3ts को रिप्रेजेंट करता है एंड सो ऑन। तो मतलब हमें ये करना है कि अगर हम इस सिग्नल की सैंपलिंग कर रहे हैं कितने टाइम से, 0.25 टाइम के इंटरवल से, इसका मतलब हमें हर 0.25 टाइम के इंटरवल के बाद इसकी जो वैल्यू होगी उसकी हमें सैंपल्स ले लेने हैं। तो अगर आप इस सिग्नल से ही देखें, अगर हमने x1 ऑफ n डिजाइन किया, इस सिग्नल की अगर हमने सैंपलिंग कर दी, सपोज ये पॉइंट है 0.25, ये पॉइंट है 0.5, ये पॉइंट है 0.75, इनकी जितनी वैल्यू होगी इस टाइम पर सिग्नल्स की, हम ये सैंपल्स ले लिए हमने। ठीक है, इन टाइम्स पर ऐसे ही यहां पर भी n इज इक्वल्स टू -0.5 पर जो वैल्यू होगी, -0.25, -0.5, -0.75, यहां पर सिग्नल की जो भी वैल्यूज होंगी, हम ये वैल्यूज सिग्नल की सैंपलिंग जब हम करेंगे तो हम सिर्फ इतनी वैल्यूज लेंगे। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, सिग्नल की वैल्यूज ले ली। तो देखिए कितनी कितनी वैल्यूज होंगी, आप ये देख रहे हैं जो स्ट्रेट लाइन है दोनों तरफ, इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 1 है। इसका मतलब आप टाइम में जितना मूव करेंगे वैल्यू भी उतनी ही होगी। तो अगर आप 0.25 टाइम पर देखेंगे तो सिग्नल की वैल्यू भी कितनी होगी, 0.25 होगी। 0.5 सेकेंड्स पर देखेंगे तो सिग्नल की वैल्यू भी कितनी होगी, 0.5 होगी।
0.75 पर देखेंगे तो 0.75 होगी, 1 टाइम पर देखेंगे तो वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब अगर आप x1 ऑफ n सिग्नल को ड्रॉ करते तो आपको सिग्नल कैसा मिलता, n इज इक्वल्स टू 0 पर ये जो एक्सिस होती, ये एक्सिस किसकी होती, t इज इक्वल्स टू NTS की एक्सिस होती, जिसको सिंपली आप क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। अंडरस्टूड होता है कि TS हमारा वहां पर उसमें मल्टीप्लाइड है। तो यहां n इज इक्वल्स टू सपोज ये 1 का पॉइंट है, ये n इज इक्वल्स टू 2 का पॉइंट है, ये n इज इक्वल्स टू 3 का पॉइंट है, ये n इज इक्वल्स टू 4 का पॉइंट है। तो जब आप 4 इंटू 0.25 करेंगे, TS की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, 0.25 सेकेंड्स गिवन है। तो 1 इंटू TS मतलब ये पॉइंट 0.25 सेकेंड्स, ये पॉइंट 0.5 सेकेंड्स, ये पॉइंट 0.75 सेकेंड्स और ये पॉइंट 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड तक ही हमारा सिग्नल है। हमें इन पॉइंट्स पर देखना है सिग्नल्स की कितनी कितनी वैल्यूज थी। तो अभी हमने देखा स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर यूनिटी है तो ये वैल्यूज कितनी है, n इज इक्वल्स टू 0 पर 0 है ये वैल्यू, n इज इक्वल्स टू 1 पर ये वैल्यू 0.25 या फिर हम कहें 1/4 है, 0.5 पर ये वैल्यू 1/2 है, 0.75 पर ये वैल्यू 3/4 है और t इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 4 पर मतलब t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर ये वैल्यू भी कितनी है, 1 है। ये हमारा x1 ऑफ n किस तरफ है, n की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। ये फंक्शन इवन दिख रहा है, जैसा शेप इस तरफ है वैसा ही शेप इस तरफ भी होगा। मतलब इधर भी अगर आप वैल्यू ड्रॉ करते तो n इज इक्वल्स टू -1 पर ये वैल्यू 1/4 होती, n इज इक्वल्स टू -2 पर ये वैल्यू 1/2 होती, n इज इक्वल्स टू -3 पर ये वैल्यू 3/4 होती और n इज इक्वल्स टू 4 पर ये वैल्यू 1 होती। ये आपने फाइंड कर लिया सिग्नल x1 ऑफ n, ठीक है। ये सिग्नल x ऑफ t था, इसमें 0.2525 इंटरवल पर इस सिग्नल के हमने सैंपल्स ले लिए तो हमें सैंपल्स की ऐसी वैल्यूज मिल गई। इससे हमने क्या फाइंड कर लिया, सिग्नल x1 ऑफ n फाइंड कर लिया। सिमिलरली आपको यहां क्या करना है, इस सिग्नल की भी सैंपलिंग करनी है, कितने कितने सेकंड्स पर, 0.25 सेकंड्स पर। तो एक सैंपल आपको यहां लेना है, दूसरा सैंपल यहां, ये तीसरा सैंपल और ये चौथा सैंपल n इज इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स पर। ये पॉइंट 0.25 सेकेंड्स, ये पॉइंट 0.5 सेकेंड्स, ये 0.75 सेकेंड्स और ये पॉइंट 1 सेकेंड्स। सिमिलरली इस तरफ भी आएंगी वैल्यूज, ये -0.25, -0.5, -0.75 एंड -1 सेकेंड्स। वैल्यूज देखिए, ये हाइट कितनी है ट्राइंगल की, 1 है, क्योंकि फिर से क्या है 8 टाइम्स 1 माइनस मॉड ऑफ t अपॉन टाउ का जो ट्राइंगल होता है तो उसकी हाइट ओरिजिन पर a के बराबर होती है। यहाँ a की वैल्यू कुछ नहीं लिखी पहले, मतलब a की वैल्यू 1 है, तो ये ट्राइंगल कहां तक होगा, 1 तक होगा। -1 से 0 तक जाने में अगर ये वैल्यू 1 गेन हो रही है मतलब आपको पता है इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, 1 है, ठीक है। स्लोप अगर 1 है, यहां वैल्यू 0 है, तो 0.75 तक आने में आपने टाइम में 0.25 मूव किया तो ये जो वैल्यू भी रही होगी, ये वैल्यू कितनी रही होगी, 0.25 रही होगी, जिसको हम और क्या कह सकते हैं, 1/4। आपने और 0.5 मूव किया, मतलब यहां से टोटल आपने 0.5 मूव किया तो यहां जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 0.5 रही होगी। आपने यहां तक मूव किया, मतलब टाइम में 0.75 मूव किया तो यहां जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 0.75 और यहां तो वैल्यू दिख रही है 1। जैसा शेप इस तरफ है वैसा ही शेप इस तरफ भी है, तो यहां की जो वैल्यूज होंगी वो भी कितनी होगी, 0.75, 0.5, 0.25 एंड 0। ये वैल्यूज हैं हमारे पास। मतलब अब अगर हम x2 ऑफ n सिग्नल ड्रॉ करना चाहें वो भी हम इजीली कर सकते हैं। n के रिस्पेक्ट में x2 ऑफ n सिग्नल अगर हमने ड्रॉ किया तो ओरिजिन पर वैल्यू उस सिग्नल की कितनी है, 1 है। उसके बाद दोनों ही तरफ वैल्यूज क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। 1, 0.75, 0.5, फिर 0.25 और फिर ये 0, ठीक है। इस तरफ भी 0.75, 0.5, 0.25 एंड 0, ठीक है। ये n इज इक्वल्स टू 0 का पॉइंट 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। मतलब ये इंस्टेंट्स n के रिस्पेक्ट्स में अगर हमने ये वैल्यूज लिखी हैं, अगर हम n इंटू ts के टर्म्स में लिखते तो एक्चुअली ये पॉइंट कितने सेकंड्स का होता है, 0.25, 0.5, 0.75 और 1 सेकंड्स का पॉइंट होता है, ठीक है।
इनकी वैल्यूज कितनी है, ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 3/4 कह सकते हैं 0.75 को, इसको 1/2 कह सकते हैं, इस वैल्यू को 1/4 कह सकते हैं। यहाँ भी ये वैल्यूज 3/4, 1/2 एंड 1/4 है। ये वैल्यू कितनी है, 0। तो अब हमारे पास x1 ऑफ n और x2 ऑफ n ये दोनों सिग्नल्स हमें मिल गए। अगर हम इसी चीज को सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन में लिखते तो x1 ऑफ n, इस सिग्नल को देखिए हम ऐसे लिख सकते थे 1, 3/4, 1/2, 1/4, 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। ये हमारा सीक्वेंस कौन सा है, x1 ऑफ n सीक्वेंस है। ठीक है, ओरिजिन पर वैल्यू कितनी है, 0। इस तरफ जैसी वैल्यूज हैं उस तरफ ही इस तरफ भी वैसी वैल्यूज हैं, मतलब ये सिग्नल कैसा है, इवन सिग्नल है। ऐसे ही अगर आप x2 ऑफ n सिग्नल को देखते तो x2 ऑफ n सिग्नल को भी हम सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन दे सकते थे। वैल्यूज होती 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 पर ओरिजिन पर ये वैल्यू है 1, इस तरफ भी ऐसी ही वैल्यूज हैं 3/4, 1/2, 1/4। इसके पहले भी एक वैल्यू है 0, वो हमने नहीं लिखा क्योंकि लिखने का सेंस नहीं है कुछ, चाहें तो आप लिख सकते हैं 1/4 एंड 0। ठीक है, अब इन दोनों सिग्नल्स को अगर आपने डिस्क्रीट टाइम डोमेन में फाइंड कर लिया तो आपको क्या चाहिए, इनकी एनर्जी चाहिए। ठीक है, एनर्जी मतलब आप जानते हैं कि अगर हम एनर्जी ऑफ x1 ऑफ n सिग्नल लिखना चाहते हैं तो ये क्या होता है, एरिया अंडर द फंक्शन x² ऑफ n, ये हमारी वैल्यू होती है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, समेशन n इज इक्वल्स टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x² ऑफ n के मैग्नीट्यूड का समेशन लेना है। ठीक है, तो अगर हम x² ऑफ n फंक्शन देखें अपना x1, एक्चुअली x1 की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहां से x1² ऑफ n सिग्नल जो होगा वो क्या होगी, वैल्यू सबका स्क्वायर कर दीजिए, 1, 9/16, 1/4, 1/16, 0, 1/16, 1/4, 9/16 एंड 1। तो या तो इतना आपका ये टफ नहीं है, इसको आप सारी वैल्यूज को ही सम कर लीजिए। इन सारी वैल्यूज को सम कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। या हमने ये भी देखा था कि अगर ये x² ऑफ n इवन फंक्शन है, अभी हमने जब इसके पहले का वीडियो देखा होगा आपने तो हमने देखा था अगर ये कोई फंक्शन इवन फंक्शन है उसमें अगर हमें -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक के समेशन की वैल्यू लेनी है तो इसको हम और कैसे लिख सकते थे, अगर हम चाहें, अगर दोनों तरफ सेम है फंक्शन तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x² ऑफ n और माइनस x ऑफ 0। ये भी देखा था हमने कि हम अगर इवन फंक्शन है तो 0 से इन्फिनिटी तक का 2 टाइम्स ले लें और उसमें से ओरिजिन वाले सैंपल्स को सब्ट्रैक्ट कर दें तो भी हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करें अगर, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ सिग्नल x1 ऑफ n इज इक्वल्स टू 0 से लेकर के यहां तक के सैंपल्स का क्या ले लीजिए आप, समेशन ले लीजिए। मतलब उसको 2 टाइम्स, ये समेशन कितना हो जाएगा, 1/16, 0 के बाद ले रहे हैं हम, प्लस 1/4 प्लस 9/16 प्लस 1। ये तो हमने क्या ले लिया, 0 के बाद 0 से लेकर इन्फिनिटी तक का x² ऑफ n का समेशन ले लिया। इसमें से माइनस क्या करना है, जो ओरिजिन पर जो वैल्यू है, क्योंकि हमने उसको 2 टाइम्स ले लिया है तो ओरिजिन पर कितनी वैल्यू है, 0। इसमें से 0 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू इन सब का जो एलसीएम है दैट विल बी 16। ये वैल्यू हो जाएगी 1 + 4 + 9 + 16। मतलब अगर ये आप ये वैल्यू देखें 5 + 9 14 + 16 30 इंटू 2 60/16। ये जो वैल्यू आ रही है, हमने x1 ऑफ n सिग्नल की एनर्जी फाइंड की, वैल्यू कितनी मिली हमें, 60/16 जूल्स। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास ये x2 ऑफ n है, इसका स्क्वायर कर लीजिए पहले। x2² ऑफ n की वैल्यूज क्या होंगी, 0, 1/16, 1/4, 9/16, 1, 9/16, 1/4, 1/16 एंड 0। फिर से ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, इवन फंक्शन दिख रहा है। तो अगर हमें एनर्जी ऑफ x2 ऑफ n देखना था, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर होती, एरिया अंडर द फंक्शन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x2² ऑफ n के अंदर का एरिया। तो इसको हम और क्या लिख सकते थे, 2 इंटू समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी x2² ऑफ n, और इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देते, x2² ऑफ
0 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने x1 स्क्वायर ऑफ 0 सब्ट्रैक्ट कर दिया था, वैसे ही हम इस पूरे 0 से लेकर के ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की सारी वैल्यूज का हम सम ले लें और उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, हम ओरिजिन की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो देखिए वैल्यू कितनी आती, 2 इंटू वैल्यूज क्या है ओरिजिन से लेना है आपको, 0 से इन्फिनिटी लेनी है वैल्यू, तो 1 प्लस 9/16 प्लस 1/4 प्लस 1/16 और ये जो भी वैल्यू आएगी इसमें से हमें क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए सेम चीज है जो यहाँ है वही चीज आपको यहाँ भी मिली थी, 1/16 1/4 9/16 एंड 1 9/16 1/4 एंड 1/16, मतलब इतने पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो फिर से कितनी आएगी, 60/16 आएगी, लेकिन अब उसमें से हमें क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने दोनों सिग्नल्स की एनर्जी कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो कितनी आ जाएगी, 44/16, ये वैल्यू इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अब आपने ये देखा कि ये x1 ऑफ n और x2 ऑफ n इन दोनों सिग्नल्स की एनर्जी देख ली, इसकी वैल्यू 60/16 है और इस सिग्नल की वैल्यू उससे 1 कम है। इसका मतलब एनर्जी ऑफ x1 ऑफ n इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ सिग्नल x2 ऑफ n, ये आपका ऑप्शन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें ऑप्शन मार्क करना चाहें तो जो ऑप्शन ए है आपका, एनर्जी ऑफ x1 ऑफ n इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ x2 ऑफ n, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर हमने जो किए हैं अभी, आपको ये पता होना चाहिए सैम्पलिंग क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सैम्पलिंग इंटरवल पता है, इसका मतलब उतने उतने टाइम के बाद इस सिग्नल की जो जो वैल्यूज होंगी वही वही सिग्नल हमारे x ऑफ n सिग्नल में आएंगे। पहला ये कॉन्सेप्ट देखा। फिर डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, हम क्या करना है, अगर हमें सिग्नल की एनर्जी फाइंड करना है मतलब उसके स्क्वायर्ड फंक्शन के अंदर का एरिया फाइंड करना है। फिर अगर ये स्क्वायर्ड फंक्शन इवन फंक्शन था तो हमने ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर लिया कि -∞ से इन्फिनिटी अगर हमें जाना है तो उसको हम 2 टाइम्स 0 to ∞ लिखकर उसमें से जो ओरिजिन पर इस x² ऑफ n फंक्शन की वैल्यू होगी उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स आपके जो अभी हमने बात की उन सबका एप्लीकेशन था। तो इस क्वेश्चन को आप अगर अच्छे से समझ रहे हैं तो आपके लिए आगे चीजें बहुत आसान होंगी। और देखते हैं हम कुछ क्वेश्चंस, वर्कबुक के क्वेश्चंस कर रहे थे हम, एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स के कुछ क्वेश्चंस किए थे आपने। तो लास्ट जो क्वेश्चन किया था हमने, एक बार उसको और अगर आप देख लें, आपके पास ये x1 ऑफ t और x2 ऑफ t की वैल्यूज गिवन थी, इट इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ t व्हेन -1 एंड +1 एंड इट इज इक्वल्स टू 0, अदरवाइज ऐसा गिवन था हमारे पास। और x2 ऑफ t सिग्नल गिवन था, x2 ऑफ t इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ मॉड ऑफ t फॉर दिस रेंज -1 to 1 एंड इट इज 0, अदरवाइज। इसके लिए आपको बताया गया था कि इसकी सैम्पलिंग कर दी हमने कितने से, ts इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू गिवन है, 0.25 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये x1 ऑफ n और x2 ऑफ n इसे कैसे मिलेगा। आप नॉर्मल प्रोसीजर जो हम पहले देख चुके हैं उससे भी आप इसको कर सकते थे कि आप जानते हैं जब हम सिग्नल को सैम्पलिंग करते हैं तो ये सैम्पलिंग के बाद सपोज ये हमने x ऑफ t इनपुट दिया है और ये हमारा कोई सैम्पलर है, तो यहाँ से जो हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट y ऑफ t इज इक्वल्स टू क्या होती है वैल्यू, x ऑफ nts। ये आपने देखा है, मतलब हम t को रिप्लेस कर देंगे किससे, nts से, उससे भी आपको डायरेक्टली यहाँ से x1 ऑफ n और x2 ऑफ n मिल जाता। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है हमारा x ऑफ nts, नॉर्मली आप इसको सिर्फ x ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर यहाँ से हम देखें तो ऐसे भी आप देख सकते थे कि x1 ऑफ n इज इक्वल्स टू, जहाँ भी t है वहाँ पर आपको क्या पुट करना है, nts पुट करना है, और ts की वैल्यू कितनी है 0.25, मतलब अगर हम देखें तो ये वैल्यू को हम लिख सकते थे मॉड ऑफ nts और ts की वैल्यू है 0.25। ये कहां से कहां तक, -1 से जब तक nts की वैल्यू मींस 0.25 n की वैल्यू जब तक किसके बीच में होगी, -1 और +1 के बीच में होगी, एंड इट इज 0 अदरवाइज। ठीक है, तो यहां से भी आप अगर सीक्वेंस देखें अपना, ये अगर आप सीक्वेंस देखेंगे, ये जो लिमिट्स हैं अगर n के लिए अगर हम लिमिट्स देखेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, ये 0.25 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब ये लिमिट आपको n की अगर आप देखेंगे तो -4 से लेकर n की वैल्यू कहां तक डिफाइंड होगी, +4 तक। उस बीच में आपको सिग्नल किससे मिल जाएगा, x ऑफ n इंटू 0.25 से। तो जैसे अगर आपने -4 पुट किया तो x1 ऑफ n सीक्वेंस अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहां से भी देखिए वही सीक्वेंस आपको मिल जाएगा। -4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, -4 इंटू 0.25 दैट इज -1, उसका मॉड जब हम लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 मिलेगी। जब हम -3 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी हमें,
माइनस 0.75 मॉड लेंगे तो मतलब ये वैल्यू इस टाइप से आपको मिल जाएगी 0.5, 0.25, 0, देन 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1, और ओरिजिन पर वैल्यू कितनी है 0। सिमिलर प्रोसीजर से आप यहाँ से x2 ऑफ n भी कैलकुलेट कर सकते थे कि x2 ऑफ n की वैल्यू क्या हो जाती, x2 ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ 0.25n, t की जगह पर हमने क्या पुट कर दिया 0.25n, दैट इज nts पुट कर दिया। और यहाँ भी आप t की जगह 0.25n पुट करेंगे तो n की लिमिट्स आपको फिर से कहाँ तक मिलेंगी, फॉर -4 to +4 n की वैल्यू एंड इट इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। फिर से आप इसको अगर ओपन करते तो आपको ऐसा सीक्वेंस मिल जाता x2 ऑफ n इज इक्वल्स टू, देखिए अगर आप n की वैल्यू -4 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी 1, मतलब -1 होगी और उसका मॉड जब आप लेंगे तो वैल्यू 1 मिलेगी, तो 1 - 1 ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको 0। फिर 3 पर ये वैल्यू 0.75 तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.25, फिर 0.5, 0.75, 1, देन अगेन 0.75, 0.5, 0.25 एंड 0। इस टाइप से आपको आपका सीक्वेंस मिल जाएगा x2 ऑफ n। तो यहाँ तक का प्रोसीजर आप चाहे x ऑफ t फाइंड करके उसके हर 0.25 इंस्टेंट्स पर उसके सैंपल्स ले लीजिए जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा था, या फिर आप xn इज इक्वल्स टू nts पुट करके t की जगह आप nts पुट करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें क्वेश्चन है हमारे पास 91, हमारे पास गिवन है f ऑफ x एक सिग्नल का प्लॉट, ये हमारा कोई सिग्नल f ऑफ x बना हुआ है, ये इस टाइप से हमारे पास x के रिस्पेक्ट में सिग्नल f ऑफ x गिवन है। ठीक है, ये वैल्यूज -5, ये वैल्यू -2, +2, ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यू आपको गिवन नहीं है, सिर्फ ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, हमें इससे मतलब ही नहीं है, हमसे पूछा गया है कि f ऑफ x हमारा कोई फंक्शन है, f ऑफ x, कैपिटल F ऑफ x, जो हमें कैसे मिलता है इंटीग्रेट करने से -5 to x f ऑफ y dy। देखिए y हमारे डमी वेरिएबल है, ठीक है, आप जानते हैं इंटीग्रेशन आप चाहे x dx लिखें 1 से 2 या फिर इंटीग्रेशन आप p dp लिखें 1 से 2, ये वैल्यू सेम होती है, जो अंदर हम लिख रहे हैं वो डमी वेरिएबल्स हैं। तो इसका मतलब ये जो चीज़ पूछी गई है fy dy का इंटीग्रेशन, fy मतलब इसी f ऑफ x फंक्शन का इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है कि अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें तो इनमें से हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा। देखिए 4 ऑप्शन है। सबसे पहली चीज, अगर हम इस क्वेश्चन को जैसे ही आपने देखा जिसको आपको इंटीग्रेट करना है, इस फंक्शन का जैसा शेप आपको y एक्सिस के राइट हैंड साइड में दिख रहा है उसका जस्ट आपको क्या दिख रहा है, नेगेटिव शेप दिख रहा है कहां पर, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में। मतलब अगर हम इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन के लिए अगर आप f ऑफ -x कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर आएगी। मतलब आपको देखकर ही समझ में आ गया कि ये जो सिग्नल है f ऑफ x सिग्नल, ये सिग्नल कैसा है, एक ऑड सिग्नल है। और अगर आप ऑड सिग्नल को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कैसा सिग्नल मिलता है, इवन सिग्नल मिलता है। तो हमसे यहाँ जो ऑप्शंस गिवन है आप देखते ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। जैसे ही आपने देखा कि सिग्नल ऑड है तो ऑड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इवन सिग्नल आएगा। तो अगर आप देखें ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए जो आपका बना हुआ है वो एक ऑड सिग्नल का ऑप्शन है, मतलब इस टाइप का कोई ऑप्शन बना हुआ है ऑप्शन ए में, ये इस टाइप का जो ऑप्शन है ये आपको दिख रहा है फिर से ऑड सिग्नल है, तो ये ऑड का डिफरेंट इंटीग्रेशन ऑड तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन बी में भी आपको दिख रहा है जैसा शेप वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस के पहले उसका नेगेटिव साइड आपका, मतलब दोनों फिर से आपको जो दिख रहे हैं, बी ऑप्शन वो भी एक ऑड सिग्नल है। सिर्फ सी और डी ऑप्शंस ऐसे हैं जो इवन सिग्नल आपको दिख रहे हैं। तो मतलब अगर हम इस ऑड का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो होगा वो हमेशा ही क्या मिलेगा, हमें एक इवन सिग्नल मिलेगा। तो इवन हमारे पास दो ऑप्शन हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। अब इन दोनों में से अगर हम देखें तो जो ऑप्शन डी है उसमें आपको स्टेप्स दिख रहे हैं, ठीक है। आप इंटीग्रेट जिसको करने वाले हैं उसमें कौन सा फंक्शन है, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, मतलब रैम्प फंक्शन है। हम ये जानते हैं कि अगर हम डी बाई डी टी ऑफ पैराबोला करते हैं, पैराबोलिक फंक्शन अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है रैम्प। अगर आप रैम्प को डिफरेंशिएट करते हैं डी बाई डी टी ऑफ रैम्प, ये चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर हम रैम्प को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें स्टेप मिलता है, अगर हम स्टेप को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें इम्पल्स मिलता है, और अगर हम इम्पल्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है,
डबलेट फंक्शन मिलता है। और अगर इंपल्स फंक्शन का आप लैप्लास ले लें तो आपको क्या मिल जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये डिफरेंशिएशन फॉलो हो रहा है तो इंटीग्रेशन भी फॉलो होगा इसका रिवर्स ऑर्डर में। मतलब अगर हम रैंप को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कैसा शेप मिलेगा, पैराबोलिक शेप मिलेगा। तो जो सिग्नल जिसको हमें इंटीग्रेट करना है उसमें आपको दिख रहा है ये रैंप फंक्शन दिख रहे हैं, ये रैंप फंक्शन दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप है उसका, ये रैंप फंक्शन दिख रहा है। तो जब आप ऐसे रैंप फंक्शन वाले सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको कभी भी स्टेप नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगी वैल्यू, पैराबोलिक फंक्शन मिलेगा। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है आपका वो आपको दिख रहा है पैराबोलिक फॉर्म का है। ऑप्शन डी में स्टेप्स हैं, तो इसलिए जो आपका ऑप्शन होगा करेक्ट वो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92। ये भी सेम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। आपके पास ऐसा कोई फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन को देखकर ही आपको समझ जाना है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। ऐसा फंक्शन हमने पढ़ा है, ये जो फंक्शन है आपका ये कौन सा फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन है। ठीक है, गॉसियन फंक्शन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या लेते हैं हम, x ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। इस फॉर्म का ये हमारा फंक्शन होता है। ठीक है, अगर फंक्शन को जैसे ही हमने देखा तो ये फंक्शन हमें किस फॉर्म का फंक्शन दिख रहा है, इवन या ऑड में से अगर हम पूछें तो ये फंक्शन कैसा है, जैसा y एक्सिस के राइट हैंड साइड में आपको ये फंक्शन दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में भी दिख रहा है। मतलब ये एक इवन फंक्शन है। ठीक है, ये पता चल गया आपको कि ये एक इवन फंक्शन है जिसका रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म का होगा, e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर, इस फॉर्म का ये हमारा फंक्शन होगा। तो पूछा गया था डेरिवेटिव ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन ड्रॉ इन फिगर विल लुक लाइक। इसका हमें क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। देखिए सबसे पहली चीज, अगर आप डी बाई डी टी ऑफ एनी इवन फंक्शन करेंगे तो इवन फंक्शन का डेरिवेटिव आपको क्या मिलेगा, ऑड फंक्शन मिलेगा। तो सबसे पहली चीज आपने देखा कि जो हमारा ऑप्शन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब जैसा y एक्सिस के एक तरफ दिखे उसका नेगेटिव हमें दूसरी तरफ दिखना चाहिए। तो ऐसे हमारे ऑप्शन, दो ही ऑप्शंस हैं C एंड D, C और D ऑप्शन में से कोई एक हमारा हो सकता है। अब हमें यह चेक करना है कि पॉजिटिव साइड में वैल्यू पॉजिटिव होगी या पॉजिटिव साइड में वैल्यू नेगेटिव होगी। वहीं से आप चेक करके बता सकते हैं कि ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए x ऑफ t हमारा कैसा है, e टू द पावर माइनस पाई टी स्क्वायर। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ x ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होगा माइनस पाई टी स्क्वायर। और फिर इस अंदर की चीज को अगर आप t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटू माइनस 2 पाई t, ऐसा आपको दिख रहा है। मतलब अगर आप t की वैल्यू पॉजिटिव पुट करेंगे ये फंक्शन तो हमेशा कैसा आएगा, टी स्क्वायर का टर्म है। ठीक है, मतलब इससे आपको वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव कभी नहीं आएगी। वैल्यू इससे आप चेक करेंगे, अगर आप t पॉजिटिव पुट करेंगे तो ये माइनस साइन आपको कैसी वैल्यू देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। अगर आप t नेगेटिव पुट करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के आपको कैसी वैल्यूज देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो मतलब जो इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का रिजल्ट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, t की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए हमें रिजल्ट नेगेटिव दिखना चाहिए और t की नेगेटिव वैल्यू के लिए रिजल्ट जो दिखना चाहिए वो पॉजिटिव दिखना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो आपका ऑप्शन सी है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो इसको आप देखकर समझ सकते थे इन दोनों क्वेश्चंस को कि इवन अगर ये ऑड फंक्शन था तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन इवन होना था, दो ऑप्शंस वहीं से एलिमिनेट हो जाते। फिर आपको बस ये जज करना था कि अगर रैंप फंक्शन है तो इंटीग्रेशन उसका पैराबोलिक होगा, यहां से आपने ऑप्शन मैच कर लिया। ये हमने फंक्शन देखा इवन फंक्शन था, तो आपको देखकर समझ जाना था कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो एक ऑड फंक्शन होगा। अब ऑड फंक्शन में पॉजिटिव साइड में वैल्यूज पॉजिटिव होंगी या नेगेटिव होंगी, उसके लिए आप जानते हैं अगर ये गॉसियन फंक्शन है तो इस फॉर्म का इसका एक्सप्रेशन होगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आप देख रहे हैं माइनस टी का टर्म आ रहा है, मतलब जहां टी पॉजिटिव होगा वहां पर फंक्शन का शेप जो होगा वो नेगेटिव होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93। क्वेश्चन नंबर 93 में आपसे मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी गई है एक सिग्नल की, और आप जानते हैं मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब होता है पावर। अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बोली गई होती तो इसका मतलब क्या होता, आरएमएस वैल्यू। लेकिन अगर आपको सिर्फ मीन स्क्वायर वैल्यू बोली गई है इसका मतलब आपसे पावर पूछा गया सिग्नल का। तो सिंपली आप किसी भी सिग्नल का पावर फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो यूज करके आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें इस सिग्नल में ये देखना होगा कि इस सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है, क्योंकि पावर के फॉर्मूले के लिए हमें सिग्नल का टाइम पीरियड पता होना चाहिए। तो अगर हम इसके एक पीरियड को बना रहे हैं, इस साइड भी हमें ये वैल्यूज ऐसी गिवन है, ठीक है। रफली थोड़ा आप इसको देख लेना, मैंने रफली इसको ड्रॉ कर लिया है।
ठीक है, ये इस टाइप का कोई सिग्नल है। ये जो पॉइंट्स गिवन है आपको -3.3, -1.3, -0.3, ये वैल्यू 4 है, एफ ऑफ टी फंक्शन है हमारा, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू -2 है। ठीक है, ये वैल्यू 0.7, ये वैल्यू 2.7, ये वैल्यू 3.7 एंड इट इज 4.7। ठीक है, अब अगर हम इस सिग्नल की पीरियोडिसिटी देखें, ये हमारे पास ऐसा पीरियोडिक सिग्नल है जो एक्सटेंडेड है फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो इसका एक पीरियड अगर हम देखें, जैसी चीज मान लीजिए आप यहां से अगर देखें, जैसी चीज यहां से रिपीट हो रही है, ऐसी ही चीज फिर से कहां के बाद रिपीट हो रही है, 2.7 के बाद रिपीट हो रही है। आप कहीं से भी देखकर समझ सकते हैं, या आपने यहां से देखा, जैसा शेप यहां से 0 से 4 जा रहा है, वैसा ही 0 से 4 फिर से कहां जा रहा है, यहां से जा रहा है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी लेकर, कहीं से भी लेकर आप अगर चेक करें, या तो हम कहते हैं टाइम पीरियड, तो हम यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू देख लेते तो भी हमारा एक टाइम पीरियड होता। t इज इक्वल्स टू, यहां से क्या वैल्यू दिखती, -1.3 से लेकर 2.7 तक, मतलब ये वैल्यू कितनी है। या फिर आप अगर देखें यहां से 0.3 से आप देखना चाहते तो 0.3 से लेकर इस 3.7 तक, तो मतलब ये वैल्यू जो है टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहां भी आपने देखा टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है, 4 आ रही है। ठीक है, तो अगर टाइम पीरियड सिग्नल का 4 आपको पता चल गया, तो आप जानते हैं किसी सिग्नल के लिए अगर आपको पावर इवैल्यूएट करना है, तो पावर के लिए फॉर्मूला लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वहां आता है जहां पर सिग्नल पीरियोडिक नहीं हो। अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं टाइम पीरियड की वैल्यू क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2, जो सिग्नल है आपका, जैसे एफ ऑफ टी का अगर आप पावर निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे आप, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ टी होल स्क्वायर dt। ठीक है, ये तो सिग्नल आपका इवन सिग्नल मतलब रियल सिग्नल है, तो मैग्नीट्यूड जो भी इसकी वैल्यू गिवन है वो मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, इस फॉर्मूले पर आपको सेट करना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप -t/2 से t/2 का ही इंटरवल लें, आप कोई भी एक टाइम पीरियड का इंटरवल ले सकते हैं। लेकिन अगर हम -t/2 से +t/2 लेना चाहते हैं, और अगर t की वैल्यू 4 है, तो मतलब अगर हम कहां से कहां तक देख लें सिग्नल को, अगर हम -2 से लेकर +2 तक देख लें, तो ये -1.3 है, कहीं यहां पर वैल्यू होगी -2, और ये 0.7 से 2.7 के बीच में सपोज यहां पर कहीं वैल्यू होगी +2। तो अगर हम ये -2 से लेकर इस +2 के बीच में अगर हम इंटीग्रेट कर लें इस सिग्नल के स्क्वायर की वैल्यू को, तो ये भी हमारा क्या है, ये एक टाइम पीरियड है। ये पॉइंट क्या है, -t/2 का पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, +t/2 का पॉइंट है। ठीक है, तो अगर आप इस एक्सप्रेशन में लिखें, दैट इज इक्वल्स टू, ये टर्म आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिग्नल अगर हमारा पीरियोडिक है तो 1/t की वैल्यू 1/4 इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब देखिए इस लिमिट्स को हम अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। -t/2 से t/2 तक हमें लेना है, हमें दिख रहा है -t/2 मतलब -2 से लेकर -1.3 के बीच में हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, -2। तो हमने पहला इंटीग्रेशन लिखा -2 से लेकर -1.3 तक, हमारे फंक्शन की वैल्यू -2 थी, हमें उसका क्या लेना है, स्क्वायर लेना है, तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 dt प्लस 1.3 -1.3 से लेकर 0.3 तक तो फंक्शन 0 है, लिखने की जरूरत नहीं है आपको। फिर 0.3 से लेकर 0.7 के बीच में फंक्शन कितना है, 4। तो नेक्स्ट इंटीग्रल हमने लिखा 0.3 टू 0.7 -0.3 टू +0.7, इस सिग्नल की वैल्यू थी 4, उसका स्क्वायर हम करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 16 dt एंड प्लस, और हमें कहां तक लेना है, 2 तक लेना है, तो 0.7 से लेकर 2 तक हमारे फंक्शन की वैल्यू फिर से कितनी है, -2। तो हमने एक और इंटीग्रल लिखा 0.7 टू +2, वैल्यू थी 2 -2, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या वैल्यू होगी, 4 dt। ठीक है, हर जगह ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t होगा, t में जब आप अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो बस इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। मतलब ये अगर आप वैल्यू देखें तो दैट इज 1/4 इंटू ये वैल्यू 4 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना है, -1.3 माइनस ऑफ -2, मतलब ये वैल्यू कितनी है, 0.7। ठीक है, -1.3 माइनस +2 हो जाएगा, मतलब +0.7 प्लस ये वैल्यू 16 इंटू, इसको देखिए 0.7 माइनस ऑफ -0.3 मतलब 1, प्लस ये 4 इंटू 2 माइनस 0.7 दैट इज 1.3, तो 1.3 ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, दैट इज 1/4 टाइम्स
ये वैल्यू हो गई 2.8 प्लस 16 एंड प्लस 5.2। तो ये 5.2 और 2.8 मतलब 8 हो गए, 8 प्लस 16 24, दैट इज 24/6/4। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी दैट इज इक्वल्स टू 6 वाट। तो इसलिए पावर आपने फाइंड कर लिया, सिग्नल के लिए पावर की वैल्यू कितनी है 6 वाट। ऑप्शंस नहीं है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसलिए आंसर जो होगा वो क्या होगी, वैल्यू 6 वाट्स। ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं था कि हम -t/2 से t/2 तक ही इंटीग्रल, अगर आप लिमिट्स आप कंसीडर करें, आप चाहते तो -0.3 से लेकर कहां तक ले सकते थे आप 3.7 तक ले सकते थे। उस बीच में जो भी आप इंटरवल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपको कैसी पुट करनी है, 0.3 से लेकर 0.7 तक इस 4 का स्क्वायर, फिर आप लेते 0.7 से 2.7 तक -2 का स्क्वायर, फिर 2.7 से 3.7 तक सिग्नल 0 था, वो लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो हम और क्वेश्चन देखते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आप कर चुके हैं जब हम देख रहे थे इस टाइप पे। ये हमारे पास गिवन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 4πt अपॉन 4πt। तो पूछा गया सिग्नल की एनर्जी क्या होगी। देखिए आप जानते हैं ये किस फॉर्म का सिग्नल है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, सिंक ऑफ 4t, क्योंकि अगर सिंक ऑफ t होता है तो मतलब साइन πt अपॉन πt, सिंक 1t का मतलब साइन 1πt अपॉन 1πt। यहां क्या दिख रहा है 4πt अपॉन 4πt, मतलब ये सिग्नल क्या हमारा सिंक फंक्शन। और हम जानते हैं कि अगर सिंक फंक्शन हमारे पास है तो सिंक फंक्शन के लिए एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, एनर्जी कहें या एरिया कहें, दोनों ही वैल्यू इसके लिए कितनी होती है 1 होती है। तो अब यहाँ टाइम स्केलिंग आ गई। ठीक है, तो सिंक ऑफ t के लिए अगर एनर्जी 1 है तो आप जानते हैं सिंक ऑफ 4t, टाइम स्केलिंग का इफेक्ट क्या होता है एनर्जी पर, जो हमारे पास पहले एनर्जी थी अब वो इस स्केलिंग फैक्टर से डिवाइड हो जाएगी, मतलब स्केलिंग करके के बाद एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी 1/4 दैट इज इक्वल्स टू 0.25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये एक पीरियोडिक सिग्नल गिवन है। तो इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन नंबर था आपका दैट इज 94, तो इसका जो ऑप्शन है दैट इज 0.25 वॉट जूल्स, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 95 नंबर देखिए, 95 में आपके पास गिवन है कि कोई एक पीरियोडिक सिग्नल है, इस टाइप से आपका एक पीरियोडिक सिग्नल गिवन है। इस टाइप से हमारे पास एक पीरियोडिक सिग्नल गिवन है। ठीक है, इस सिग्नल के लिए आपसे पूछा गया है यह हमारा सिग्नल है x ऑफ t। तो पूछा गया है आपसे कि अ सिग्नल डिफाइंड एज g ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू x ऑफ t माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो इस सिग्नल के लिए एवरेज पावर की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहां से आप सिंपल कॉन्सेप्ट अगर याद करें, पावर पर सिर्फ किसका इफेक्ट होता है, एम्पलीट्यूड स्केलिंग का, ना तो टाइम इन्वर्जन का इफेक्ट होता है, ना तो टाइम स्केलिंग का इफेक्ट होता है, ना तो टाइम शिफ्टिंग का इफेक्ट होता है, ना तो एम्पलीट्यूड इन्वर्जन का। तो यहां अगर आप देखें x ऑफ t अगर आपका ये कोई सिग्नल गिवन है तो इससे g ऑफ t हमें कैसे मिल रहा है, अगर हम उस पर कुछ टाइम शिफ्टिंग कर रहे हैं और फिर उसमें 1/2 से क्या कर रहे हैं, टाइम स्केलिंग कर रहे हैं। मतलब इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे x ऑफ t/2 माइनस 0.5, मतलब हमने सिग्नल को पहले क्या किया, डिले कर दिया 0.5 से और फिर उस पर हमने क्या कर दिया 1/2 से टाइम स्केलिंग कर दी। तो आप जानते हैं कि ना तो इस शिफ्टिंग का कोई इफेक्ट होगा पावर पर, ना तो इस टाइम स्केलिंग का कोई इफेक्ट होगा पावर पर। तो इसलिए अगर आपसे इस g ऑफ t सिग्नल का पावर पूछा गया है तो आपको ये g ऑफ t सिग्नल फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है। जो पावर x ऑफ t सिग्नल के लिए होगी वही पावर की वैल्यू आपको किसके लिए मिलेगी, g ऑफ t के लिए भी मिलेगी। तो सिंपली आपके पास ये सिग्नल गिवन है, इसके लिए आप पावर कैलकुलेट कर लीजिए। तो इंस्टेंट्स अगर आप देखें ये वैल्यूज हैं -1 +1 2 3 4, इस टाइप से ये वैल्यूज हैं आपके पास, ये -2, ये वैल्यू -4। आपको सबसे पहले देखना है, क्योंकि पावर के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, पावर ऑफ सिग्नल x इज इक्वल्स टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिग्नल पीरियोडिक है, 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -t/2 टू +t/2 मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t होल स्क्वायर dt। तो अगर हम इसके लिए सिग्नल के लिए देखें इसका पीरियड, तो पीरियड कितना है, आप जहां से भी देखना चाहें, सपोज यहां से अगर हमने देखा तो ऐसा ही शेप फिर से कहां से शुरू हो रहा है, 2 से, मतलब -1 से लेकर 2 तक, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी है 3 है।
आप चाहते तो कहां से देख सकते थे, और -2 से लेकर अगर आपने देखा तो -2 से लेकर 1 तक, जैसी चीज यहां के बाद से रिपीट हो रही है वैसे ही 1 के बाद से रिपीट हो रही है, तो आप कहीं से भी देखकर जज कर सकते थे सिग्नल का टाइम पीरियड कितना है, 3 है। तो अब अगर हमें -t/2 से t/2 लेना है तो मतलब 3/2 दैट इज -1.5। सपोज यहां कहीं पर कोई पॉइंट है t/2 का पॉइंट दैट इज -1.5, और ये +1 के बाद और 2 के पहले ये कोई पॉइंट है +t/2 का, ये -t/2, और ये +t/2 का पॉइंट दैट इज 1.5। तो इस लिमिट के बीच में हम इस सिग्नल के स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब देखिए अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं करने के, जैसे अगर आप ये सिग्नल आपको दिख रहा है कि ये एक ऑड सिग्नल है, अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इवन आएगा, तो आप एक हाफ में भी करके कर सकते थे, 0 to t/2 करके भी कर सकते थे, 2 से मल्टीप्लाई करके। अगर हम पूरा ही कैलकुलेट कर लें तो हमें बस इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन चाहिए, क्योंकि अगर आप इस इंटीग्रल को लिखते दैट इज 1/t, t की वैल्यू 3, हमें ये इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखनी थी, तो -t/2 से t/2 मतलब -1.5 से +1.5 के बीच में, -1.5 से -1 तक तो सिग्नल 0 दिख रहा है, ऐसे ही 1 से लेकर 1.5 तक भी सिग्नल क्या दिख रहा है, हमें 0 दिख रहा है। मतलब हमें सिर्फ इंटीग्रल कितने इंटीग्रेशन के लिए लेना है, लिमिट्स के लिए, -1 से लेकर +1 के बीच में ही इस ड्यूरेशन में हमारा सिग्नल मिल रहा है हमें। तो इसलिए हम इस सिग्नल को लिख सकते थे 1/t इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1। अब हमारा जो सिग्नल होगा इस बीच में उसका हमें स्क्वायर लिखना है। तो देखिए जो सिग्नल हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं y = mx + c, ठीक है। इंटरसेक्शन विद y एक्सिस आपको कहां दिख रहा है, ये ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, मतलब c की वैल्यू कितनी है, 0, तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब यहां जो हमारी इक्वेशन आएगी, x एक्सिस हमारी t है, तो सिर्फ इतनी इक्वेशन होगी इस स्ट्रेट लाइन की, m × t। तो आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता होना चाहिए। अब स्लोप आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू आपको गिवन है, ये वैल्यू गिवन है +3, और ये वैल्यू गिवन है, जहां तक ये आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू है -3, मतलब ये वैल्यू +3 से रिड्यूस होकर -3 हो रही है। तो डेल y की वैल्यू कितनी है, +3 -3 दैट इज 6। डेल y की वैल्यू कितनी है, मतलब आप -3 -3 करेंगे तो -6, और कितने टाइम में वो वैल्यू डिक्रीज हुई है, -1 से लेकर +1 जाने में। मतलब अगर आप टाइम में 2 यूनिट्स चल रहे हैं तो वैल्यू -6 हो रही है हमारी, डिक्रीज कितनी हो रही है, 6 से डिक्रीज हो रही है। तो इस स्ट्रेट लाइन का अगर हम स्लोप देखें तो m = डेल y की वैल्यू -3 अपॉन डेल x की वैल्यू 1 -1, मतलब ये वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, -6 ये +3 है, -6/2 दैट इज इक्वल्स टू -3। तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो -3 का स्लोप है। तो इसलिए y = -3t, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कितनी है, मतलब x ऑफ t को -1 से +1 के बीच में हम क्या लिख सकते हैं, -3t। तो x ऑफ t की जगह हमने लिखा -3t, हमें क्या लेना है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेना है और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेना है, कहां से कहां तक, फ्रॉम -1 to 1। अब देखिए बार बार हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे और कंफ्यूजन टाइप का लगता है बोलने में, कि कहीं पर आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। ये सब चीजें आप बहुत बार देख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कैलकुलेट करना, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना, ये सब आप अब तक कंफर्टेबल होंगे, ठीक है। तो आगे से हम इतनी बात नहीं करेंगे, आगे से हम डायरेक्टली बात करेंगे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना है, -3, ठीक है। तो यहां अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे दैट इज 1/3 -3 का स्क्वायर 9, उसको आप बाहर लिख सकते हैं कांस्टेंट, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगी वैल्यू, t³ डिवाइडेड बाई 3, और इसमें आपको लिमिट्स कहां से कहां तक पुट करनी है, फ्रॉम -1 to +1। ये 3 और ये 9 ये कैंसल्ड हो गए, मतलब t³ में आप जब 1 पुट करेंगे तो +1 माइनस ऑफ -1 का क्यूब क्या होगी वैल्यू, -1, मतलब ये वैल्यू 1 -1 तो आपको क्या मिल जाएगी, 2। तो x ऑफ t सिग्नल के लिए आपने पावर फाइंड किया, पावर की वैल्यू 2 आई, और आपने ये देखा कि इस सिग्नल पर हम चाहे टाइम रिवर्सल कर दें या स्केलिंग कर दें या शिफ्टिंग कर दें, उससे जो हमें सिग्नल मिला है उसकी भी पावर की वैल्यू इसी के बराबर होगी, क्योंकि पावर पर इन ऑपरेशंस का कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसलिए g ऑफ t सिग्नल के लिए भी एवरेज पावर की वैल्यू कितनी होगी, 2 वाट्स। तो इसलिए जो ऑप्शन है हमारा वो 2 वाट्स, ये भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो आपका 2 वाट करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सब भी क्वेश्चन अगर आप यहां होते तो आपको ही करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 96 में आपको गिवन है वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, आपके पास कोई एक इंटीग्रल गिवन है फ्रॉम -∞ to ∞, सिंक स्क्वायर ऑफ 5t dt।
हम किसी फंक्शन के स्क्वायर को इंटीग्रेट कर रहे हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इस सिग्नल की एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। मतलब हमें क्या देखना है कि सिंक 5t की एनर्जी कितनी होगी, वही हमारे इस इंटीग्रल का रिजल्ट है। और फिर से आप जानते हैं, अभी आपने किया भी कि सिंक ऑफ t सिग्नल के लिए एनर्जी अगर 1 होती है, तो अगर हम इसमें टाइम स्केलिंग कर दें तो सिंक ऑफ 5t सिग्नल की एनर्जी क्या होगी, 1/5। जितने टाइम से आपने स्केल किया उतने टाइम से एनर्जी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 1/5 क्या वैल्यू आ गई, 0.2। तो आपका जो ऑप्शन है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन 0.2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पावर ऑफ द सिग्नल। क्वेश्चन नंबर 97, हमारे पास सिग्नल गिवन है एक s ऑफ t इज इक्वल्स टू 8 cos 20 pi t माइनस π/2 प्लस 4 sin 15 pi t। ठीक है, इसके लिए हमसे पूछा गया है कि पावर ऑफ द सिग्नल की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हमने देखा था जब भी साइन और मतलब कॉस के कॉम्बिनेशंस आते हैं तो उसके लिए पावर की वैल्यू, तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि हम कॉस और कॉस के लिए ही बता सकते हैं। तो पहले अगर हम इसको मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते थे, हम इसको 8 cos ऑफ 20 pi t माइनस π/2 एंड प्लस 4, इस साइन को हम ऐसे लिख सकते थे cos ऑफ ये जो भी वैल्यू है 15 pi t माइनस 90 डिग्रीज, दैट इज माइनस π/2, ऐसा लिख सकते थे हम। अब अगर आप यहां से देखें तो इसको हम कहते थे ये हमारा a है, ये वैल्यू हमारी ω1 है, ये वैल्यू हमारी जो माइनस π/2 है ये हमारे लिए φ1 है, ये 4 हमारे लिए b है, ये 15 पाई हमारे लिए ω2 है, और ये माइनस π/2 क्या है, φ2 है। ठीक है, तो यहां क्या केस दिख रहा है आपको, ω1 इज नॉट इक्वल्स टू ω2। हमने देखा था इस टाइप में दो तरह से हम पावर लेते हैं। अगर ω1 ω2 इक्वल होगा तो उस केस में पावर की वैल्यू हमने लिखी थी px इज इक्वल्स टू a² 2 प्लस b² 2 एंड प्लस ab इंटू कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2। लेकिन ये किस केस में, अगर ω1 ω2 दोनों इक्वल होते थे। अगर इक्वल नहीं होते थे तो हम सिर्फ क्या लिखते थे, सिर्फ इतना पार्ट हमें पावर दे देगा, इस पार्ट की वैल्यू उस केस में क्या आती थी, 0 आती थी। तो इसलिए इस सिग्नल के लिए जो पावर होगा, पावर ऑफ s ऑफ t इज इक्वल्स टू a² 2 प्लस b² 2, क्योंकि ω1 इज नॉट इक्वल्स टू ω2। फाई से हमें इसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे ही कॉस और कॉस के टर्म में आप ले आए तो आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू को इससे इवैल्यूएट कर सकते हैं। क्या होगी वैल्यू, 8² दैट इज 64 डिवाइडेड बाई 2 प्लस b² दैट इज 16/2, तो दैट इज 32 प्लस 8 दैट इज इक्वल्स टू 40 वाट। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आपका ए है, ये ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। आपके पास ऑप्शंस हैं, आपको मैच करना है, इवन सिग्नल, कॉजल सिग्नल, नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक सिग्नल एंड एनर्जी सिग्नल। ठीक है, ऑप्शंस जो आपके पास हैं ये ए, बी, सी एंड डी हैं, और यहां से आपके पास 1 2 3 4 4 हैं जिसके साथ आपको मैच करना है। x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1/4 टू द पावर n u ऑफ n। नेक्स्ट आपको गिवन है x ऑफ माइनस n इज इक्वल्स टू x ऑफ n। नेक्स्ट आपको गिवन है x ऑफ n इंटू u ऑफ n। नेक्स्ट आपको गिवन है x ऑफ n इज इक्वल्स टू x ऑफ n प्लस n। ठीक है, सबसे पहले आपने देखा इवन के लिए क्या कंडीशन होती है, टाइम रिवर्सल हम लें तो हमें सेम सिग्नल मिलना चाहिए। मतलब डायरेक्टली आपको दिख रहा है x ऑफ माइनस n इज इक्वल्स टू x ऑफ n, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट मैच हो जाएगा किसके लिए, इवन के लिए। नेक्स्ट कॉजल का मतलब होता है जो सिर्फ हमारा कहां पर एग्जिस्ट करे, ओनली फॉर t ग्रेटर देन 0। उसके लिए अगर आप देखें यहां भी un है, यहां भी un है, तो ये दोनों ही सिग्नल्स क्या होंगे, कॉजल में आ सकते थे। ठीक है, अब हम और ऑप्शंस देखते हैं। पीरियोडिक सिग्नल, इसके लिए भी आप जानते हैं पीरियोडिक हम तब कहेंगे किसी सिग्नल को जब वो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट करे और अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करे। तो ये जो लिखा हुआ है हमने ये कंडीशन भी देखी है, ये हमारे पीरियोडिक की कंडीशन है, तो इसके लिए तो आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अब एनर्जी सिग्नल आपसे पूछा गया है, तो हमने कल ये भी देखा था कि एनर्जी अगर हमारे पास कोई अगर ऐसा सिग्नल होता है a टू द पावर n u ऑफ n, जहां पर इस a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a मस्ट बी लेस देन 1,
तो ये सिग्नल हमारा कैसा होता है, एनर्जी सिग्नल होता है। इसके लिए आपने ये भी देखा था कि एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, पावर की, इसके लिए एनर्जी और एरिया की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो जब भी आपको ये इस टाइप का फॉर्म दिख रहा है यहाँ से a⁴n और a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, <1, मतलब ये जो होगा हमारा, ये हमारा मैच किसके लिए करेक्ट है, एनर्जी सिग्नल के लिए। तो ये दोनों ही कॉजल के एग्जांपल्स में ये दोनों ही आ सकते थे, लेकिन हमसे अगर एनर्जी पूछी गई है तो ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सिग्नल इनफाइनाइट ड्यूरेशन में एग्जिस्ट करने वाला सिग्नल है। अगर ये सिग्नल बाउंडेड होगा तब तो ये एनर्जी सिग्नल होगा, अदरवाइज एनर्जी सिग्नल नहीं होगा। तो इसलिए कॉजल में आप इसको मैच करेंगे, क्योंकि ये सिग्नल जैसे ही u(n) लगा हुआ है, मतलब 0 के बाद ही एग्जिस्ट करेगा, तो कॉजल तो ये सिग्नल डेफिनेटली होगा। एनर्जी सिग्नल ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको दिख रहा है a⁴n के फॉर्म का सिग्नल है, जहां पर a की वैल्यू <1 है मैग्नीट्यूड, तो इसलिए ये सिग्नल हमारा क्या है, एनर्जी सिग्नल। तो 2, 3, 4 एंड 1, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 भी आपका बिल्कुल सिंपल है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन गए होंगे, ठीक है। यहां पर गिवन है कि सिग्नल x के लिए एनर्जी की जो वैल्यू है वो E है, Ex। तो पूछा गया है कि x ऑफ at - b इस सिग्नल की एनर्जी क्या होगी। आपको एनर्जी की प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी सिग्नल। टाइम शिफ्टिंग से एनर्जी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या दिख रहा है आपको, t में मल्टीप्लाइड है कुछ कांस्टेंट, मतलब टाइम स्केलिंग है। तो हमने देखा था जितने टाइम्स हम स्केल करते हैं टाइम में, उतने ही फैक्टर से हमारी एनर्जी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मतलब अगर x ऑफ t की एनर्जी Ex है तो इस शिफ्टिंग से कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर हमने टाइम स्केलिंग कर दी है तो इसलिए अब जो इसकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, E ऑफ x अपॉन a हो जाएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आप देख चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन के लिए भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए आपके पास फिर से गिवन है क्वेश्चन नंबर 100। इसमें आपके पास 4 सिग्नल्स गिवन है। ए में है x ऑफ t, बी ऑप्शन है x ऑफ 0.5t, सी ऑप्शन है x ऑफ 4t-3 और डी है x ऑफ -0.25t, ठीक है। पूछा गया इन सब की जो एनर्जीज हैं वो किस ऑर्डर में है, मतलब किसकी एनर्जी सबसे कम से सबसे ज्यादा या सबसे ज्यादा से सबसे कम आपको अरेंज करना है। तो x ऑफ t की एनर्जी को अगर हम E मान लें तो अभी हमने देखा एनर्जी पर सिर्फ किसका इफेक्ट होता है, एक तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग का इफेक्ट होता है, मतलब अगर हम xt में पहले कुछ मल्टीप्लाई कर दें तो जितने, अगर मान लीजिए हम a इंटू xt की एनर्जी देखते थे तो क्या हो जाती थी एनर्जी की वैल्यू, a² टाइम्स एनर्जी ऑफ x, ठीक है। एम्पलीट्यूड स्केलिंग का इफेक्ट होता है और दूसरा किसका इफेक्ट होता है, टाइम स्केलिंग का। बाकी किसी प्रॉपर्टी का, किसी ऑपरेशन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, मतलब आप चाहे उसको टाइम शिफ्ट कर दें या फिर चाहे तो टाइम रिवर्सल ले लें, इन सभी ऑपरेशंस का इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें यहां दिख रहा है टाइम स्केलिंग, कितने से टाइम स्केलिंग है, 0.5 से। तो अगर xt की एनर्जी E है तो x ऑफ 0.5 की एनर्जी क्या होगी, E अपॉन 0.5 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 2e। इस सिग्नल की एनर्जी क्या होगी, शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से स्केलिंग है, तो अगर x ऑफ t की एनर्जी E है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, E/4। और ये सिग्नल फिर से, इसमें टाइम स्केलिंग भी है और टाइम रिवर्सल भी है, तो रिवर्सल से कोई फर्क नहीं पड़ना, किससे फर्क पड़ेगा, स्केलिंग से। x ऑफ t की एनर्जी E है तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E अपॉन 0.25 दैट इज इक्वल्स टू 4e। तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको किसकी दिख रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी यहां से डी ऑप्शन की एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो डी हमारा, मतलब आप अगर अरेंज करेंगे तो डी की एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसके बाद एनर्जी किसकी है 2e दैट इज बी, इससे कम किसकी है x ऑफ t की दैट इज e, a, और सबसे कम है एनर्जी हमारी c की। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपका DBAC ऑप्शन C इज करेक्ट। तो 100 क्वेश्चन का जो ऑप्शन C है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 101 कि एक सिग्नल है हमारा x ऑफ t दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर -3t। पूछा गया है सिग्नल के लिए एनर्जी एंड पावर की वैल्यूज क्या होंगी। देखिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, 4 ऑप्शंस हैं। जैसे ही आपने देखा e टू द पावर माइनस, आप जानते हैं कि अगर e टू द पावर -8t u ऑफ t होता तब तो इसके लिए आपको पता है एनर्जी की वैल्यू क्या होती,
1/a होती, लेकिन यहां पर u ऑफ t मल्टीप्लाइड नहीं है। मतलब आप अगर इस फंक्शन को ड्रॉ करें तो इस फंक्शन का ग्राफ देखिए कैसा होगा। t इज इक्वल्स टू अगर आप 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1 मिलेगी। अब जैसे जैसे t पॉजिटिव में बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। इस तरफ अगर आप t इज इक्वल्स टू पॉजिटिव वैल्यूज लेंगे तब तो वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन अगर यहां ut मल्टीप्लाइड नहीं है तो मतलब ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम -∞ टू +∞। जब हम इसकी वैल्यूज t की वैल्यूज नेगेटिव लेंगे तो ये t का नेगेटिव साइन और ये माइनस साइन ओवरऑल e का पावर क्या पुट होगा, पॉजिटिव। और जैसे जैसे आप t की वैल्यू को नेगेटिव में बढ़ाएंगे इस फंक्शन की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब अगर हम t टेंड्स टू -∞ पर देखें, लिमिट t टेंड्स टू -∞, x ऑफ t फंक्शन की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। मतलब ये जो x ऑफ t सिग्नल है हमारा, ये x ऑफ t सिग्नल कैसा है, इसको हम क्या कहते हैं, ऐसे सिग्नल्स को जिनकी वैल्यू कहीं पर भी इन्फिनिटी हो जाए, अनबाउंडेड सिग्नल। तो अगर ये सिग्नल अनबाउंडेड है इसका मतलब इट इज नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। मतलब हम इसकी एनर्जी और पावर में से कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो तीन ऑप्शंस हैं आपके, एक में 1/6 लिखी एनर्जी की वैल्यू पावर इन्फिनिटी है, ये भी नहीं हो सकता। एक में 1/3 एनर्जी लिखी है पावर इन्फिनिटी, ये भी नहीं हो सकता। एक में एनर्जी इन्फिनिटी लिखी है पावर 16, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए जो ऑप्शन है आपका वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्योंकि ये अनबाउंडेड सिग्नल है तो ना ही ये पावर सिग्नल होगा ना ही ये एनर्जी सिग्नल होगा। मतलब इसके एनर्जी और पावर में से किसी की भी वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 102 में आपके पास गिवन है कि x ऑफ n हमारा कोई सिग्नल है जिसकी वैल्यू है, तीन पार्ट्स में गिवन है आपको। इट इज n फॉर 0 to 5, इट इज 10 minus n फॉर 6 to 10 एंड इट इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज, ठीक है। ये हमारे x ऑफ n की वैल्यू है। x ऑफ n की वैल्यू n के ही बराबर होगी, कब तक, जब तक n हमारा 0 से लेकर 5 तक हमारे n की वैल्यू है। तो आप अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना सिग्नल फ्रेम करें तो x ऑफ n इज इक्वल्स टू अगर 0 पुट करेंगे तो x ऑफ n इज इक्वल्स टू n, मतलब वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। ओरिजिन पर 1 पुट करेंगे तो 0 से लेकर 5 तक x ऑफ n की वैल्यू n के ही बराबर है। तो n इज इक्वल्स टू 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर सिग्नल की वैल्यू 3, 4 पर सिग्नल की वैल्यू 4 और 5 तक n इज इक्वल्स टू 5 है। तो सिग्नल की वैल्यू x ऑफ n इज इक्वल्स टू n हमने कितना लिखा, 5। अब 6 से लेकर 10 तक सिग्नल x ऑफ n की वैल्यू क्या है, 10 minus n। अगर हमने n इज इक्वल्स टू 6 रखा तो 10 minus 6 क्या वैल्यू मिलेगी, 4। 7 रखेंगे तो 10 minus 7 क्या वैल्यू मिलेगी, 3। 8 पुट करेंगे तो 10 minus 8 2, 9 पुट करेंगे तो 1 और 10 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 minus 10 0। ये हमारा सिग्नल है x ऑफ n। और क्या पूछा गया आपसे इस सिग्नल के लिए, एनर्जी ऑफ सिग्नल x ऑफ n। तो आप जानते हैं एनर्जी ऑफ x ऑफ n इज नथिंग बट समेशन n इज इक्वल्स टू -∞ टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ n होल स्क्वायर। ये सिग्नल हमारा -∞ से तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा, मतलब ये x ऑफ n फंक्शन है तो इसके हर सैंपल के स्क्वायर को सम कर लीजिए, वही इसकी एनर्जी हो जाएगी। तो क्या होगी वैल्यू, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1, दैट इज 1 प्लस 4 5 प्लस 9 14 प्लस 16 30 प्लस 25 55 प्लस 16 71 प्लस 9 80 प्लस 4 84 प्लस 1, दैट इज 85। तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपका वो 85, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो जब भी आपके पास सिग्नल पूछा जाए डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का तो आप सीक्वेंस फाइंड कर लीजिए और इन सारे की स्क्वायर्ड वैल्यू को ऐड कर लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगी वैल्यू, एनर्जी ऑफ सिग्नल x ऑफ n। तो हमने इजीली इसको सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। हेलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103, सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जिस पर आपने लास्ट क्वेश्चन किया। आपके पास गिवन है x ऑफ n is a discrete time signal -1 to the power n, u of n minus u of n minus 3, ठीक है। तो पूछा गया सिग्नल की एनर्जी क्या होगी। देखिए जैसे ही आपने ये देखा u of n minus u of n minus 3, मतलब क्या है, ये एक
जो भी फंक्शन की वैल्यू होगी वो सिर्फ इसी इंटरवल में होगी जहां पर ये फंक्शन हमारा जहां से जहां तक एग्जिस्ट करता है। तो आप जानते हैं u ऑफ n सिग्नल, जैसे u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 3 डायरेक्टली भी लिख सकते थे हम, लेकिन अगर एक बार हम देख लें, ये हमारा u ऑफ n सिग्नल है, कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा, ये फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यू होगी 1, ये हमारा सिग्नल है u ऑफ n। और अगर आप यहीं पर इसके नीचे ड्रॉ करें n के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यूज देखिए n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर आप ड्रॉ करेंगे u ऑफ n माइनस 3, तो ये सिग्नल कहां से स्टार्ट होगा, इसको आप 3 से शिफ्ट कर दिया अपने राइट हैंड साइड, मतलब अब जो सिग्नल स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। 3 4 5 इन सभी इंस्टेंट्स पर हमारे पास अब ये इंपल्सेस है, ठीक है। इन सब की वैल्यूज भी कितनी है, 1। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 से लेकर, क्योंकि 3 पर ये भी 1 है और ये भी 1 है, ये वैल्यू 3 से शुरू है, 3 4 5, तो ये वैल्यूज आपकी सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगी। मतलब सिग्नल की वैल्यू आपको u ऑफ n माइनस u ऑफ n माइनस 3 अगर आप ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो सिर्फ 3 वैल्यूज के लिए मिलेगा। n इज इक्वल्स टू 0 पर मिलेगी वैल्यू, 1 पर मिलेगी वैल्यू और 2 पर मिलेगी वैल्यू। ये हमने सिग्नल ड्रॉ किया u ऑफ n माइनस ऑफ u ऑफ n माइनस 3, किसके लिए डिफाइंड है, 0 1 और 2, इन 3 इंस्टेंट्स पर इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब जो सिग्नल x ऑफ n है वो भी हमारा सिर्फ 0 से लेकर 2 तक ही डिफाइंड होगा। उस बीच में फंक्शन की वैल्यू किससे डिसाइड होगी, इस सिग्नल की वैल्यू तो 1 है जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि x ऑफ n इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर n ओनली फॉर n इन बिटवीन 0 एंड 2। तो इसके लिए अगर आप सीक्वेंस लिखें, इसका सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन, तो x ऑफ n इज इक्वल्स टू n, अगर आप 0 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1, 1 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -1 और 2 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी 1। ये 3 ही सैंपल्स हमारे सिग्नल में, ठीक है। अब इस सिग्नल की आपको अगर एनर्जी फाइंड करनी है तो फिर से हम जानते हैं एनर्जी ऑफ सिग्नल x ऑफ n इज समेशन फ्रॉम n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ n होल स्क्वायर। तो इन सारी वैल्यूज का क्या कर लीजिए, आप स्क्वायर करके उसको सम कर लीजिए तो आपको इस सिग्नल की एनर्जी मिल जाएगी। तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ सिग्नल इज व्हाट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी 1 और प्लस इस 1 का स्क्वायर भी 1, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 3 जूल्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। गिवन है आपके पास x ऑफ t कोई सिग्नल है जिसकी वैल्यू है u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ 10 माइनस t। इस सिग्नल की आपसे एनर्जी पूछी गई है। तो सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस अगर देखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी प्लस 10। अब आप इस सिग्नल को ड्रॉ करना जानते हैं। अगर हम इस देखें कि कहां से कहां तक हमारा ये सिग्नल है, तो अगर आप u ऑफ t सिग्नल को ड्रॉ करते तो ये हमारा सिग्नल है u ऑफ t, जो कहां से एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, t के रिस्पेक्ट में वैल्यू है 1। इसी के नीचे अगर आप ड्रॉ करें t के रिस्पेक्ट में u ऑफ माइनस टी प्लस 10, तो आप जानते हैं जैसे ही माइनस साइन दिखा मतलब ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, कहां पर एंड होगा, t इक्वल्स टू 10 पर। तो ये सिग्नल आपका माइनस इन्फिनिटी से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 10, ठीक है। इसकी भी वैल्यू कितनी है, 1 है। अब अगर आप इस सिग्नल में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसा दिखेगा, देखिए t के रिस्पेक्ट में अगर आप ये ड्रॉ कर रहे हैं u ऑफ t माइनस ऑफ u ऑफ माइनस टी प्लस 10, ये वैल्यू 0 है, 0 माइनस 1, आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, -1। कहां से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -1। इसके बाद फिर ये वैल्यू ये भी 1 है और ये भी 1 है, साथ में कहां तक, 0 से लेकर 10 तक। तो 10 माइनस मतलब 1 माइनस 1, आपको ये वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। कहां से कहां तक, फ्रॉम 0 टू 10। उसके बाद फिर ये सिग्नल 1 है और ये 0 है, तो 1 माइनस 0 आपको क्या वैल्यू मिलती रहेगी, 1। कहां से कहां तक, फ्रॉम 10 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास अब ये जो सिग्नल है ये हमारा x ऑफ t सिग्नल है। इस सिग्नल के लिए आपको क्या फाइंड करनी है, एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये सिग्नल हमारा कहां से कहां तक एग्जिस्ट कर रहा है, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अगर आप इसके सारी वैल्यूज के स्क्वायर का सम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू हम लिख सकते थे -1 फॉर माइनस इन्फिनिटी टू 0 and it is equals to 0 for 0 to 10 and it is equals to +1 for 10 to
इन्फिनिटी। तो इस बीच में एक्स ऑफ जो एनर्जी होगी एक्स ऑफ टी की वो हम जानते हैं कैसे मिलेगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी। तो अगर आप इस इंटीग्रल को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दें तो उसको हम ऐसे लिख सकते थे, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0, उस बीच में फंक्शन -1 तो उसका स्क्वायर क्या होगा 1 डी टी, प्लस इंटीग्रेशन 0 to 10, उस बीच में फंक्शन हमारा 0 है, और प्लस फिर से इस 1 का स्क्वायर 10 से लेकर इन्फिनिटी तक ये वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 डी टी। ठीक है, तो इस इंटीग्रेशन का भी रिजल्ट आपको इन्फिनिटी मिलेगा, इस इंटीग्रेशन का भी रिजल्ट आपको इन्फिनिटी मिलेगा, मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या मिलेगी, इनफाइनाइट मिलेगी। तो इसलिए जो ऑप्शन है आपका वो ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, एनर्जी आपको यहां से देखते ही समझ जाना था, अगर ये इन्फिनिटी ड्यूरेशन तक एग्जिस्ट करने वाला सिग्नल है और अगर इसकी वैल्यू t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर 0 नहीं हो रही है, इसका मतलब ये पावर सिग्नल हो सकता है, एनर्जी सिग्नल कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए ये सब चीजें आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपसे बन ही गया होगा कि क्वेश्चन पूछा गया है हमारा कोई सिग्नल है x ऑफ n इज इक्वल्स टू a टाइम्स डेल ऑफ n, तो पूछा गया सिग्नल की एनर्जी कितनी होगी। आप जानते हैं डेल n की एनर्जी कितनी होती है 1, तो आप जिससे भी आप एनर्जी का इफेक्ट भी जानते हैं कि अगर आपने टाइम स्केलिंग मतलब एम्पलीट्यूड स्केल कर दिया तो जितने फैक्टर से स्केल किया उतने ही फैक्टर से एनर्जी मल्टीप्लाइड हो जाएगी, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती a स्क्वायर। वैसे भी अगर आप देखना चाहते तो एनर्जी इज इक्वल्स टू हम लिखते समेशन n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस x ऑफ n का स्क्वायर तो क्या वैल्यू आती a स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर ऑफ n, या फिर आप a स्क्वायर कॉन्स्टेंट को बाहर रख सकते थे, n इज इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इस डेल स्क्वायर n को डेल n इंटू डेल n लिख लेते आप, और फिर से फॉर्मूला क्या यूज करते समेशन n इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ n इंटू डेल n इज इक्वल्स टू x ऑफ 0। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती a स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ 0, मतलब x की वैल्यू यहाँ डेल के टर्म्स में है तो डेल ऑफ 0 ये वैल्यू 1 हो जाती, तो आपको एनर्जी की वैल्यू कितनी मिल जाती a स्क्वायर। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है आपका वो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 में हमारे पास एक सिग्नल गिवन है, रेज्ड कोसाइन पल्स x ऑफ t इज डिफाइंड एज x ऑफ t इज गिवन एज 1/2 टाइम्स cos ओमेगा t प्लस 1 फॉर माइनस पाई बाई ओमेगा से जब तक हमारे t की वैल्यू पाई अपॉन ओमेगा के बीच है। ठीक है, एंड इट इज इक्वल्स टू 0 अदरवाइज। ठीक है, ये आपके पास सिग्नल गिवन है, इस सिग्नल के लिए आपसे क्या पूछी गई है वैल्यू, टोटल एनर्जी ऑफ x ऑफ t इज। ठीक है, तो जब हमसे एनर्जी पूछी गई है तो आप जानते हैं एनर्जी ऑफ x ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मैग्नीट्यूड ऑफ x ऑफ t होल स्क्वायर dt। तो ये हमारा रियल फंक्शन है, तो डायरेक्टली हमारा ये वैल्यू जो हो जाती है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ t dt। तो t की वैल्यू आपको माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन हमारा सिर्फ नॉन जीरो कहां से कहां तक है, फ्रॉम माइनस पाई अपॉन ओमेगा टू पाई अपॉन ओमेगा। उस बीच में अगर हम एक्स स्क्वायर ऑफ t की वैल्यू देखें, x ऑफ t हमारे पास गिवन है, x ऑफ t इज 1/2 cos ऑफ ओमेगा t प्लस 1, ये हमारा x ऑफ t है। तो एक्स स्क्वायर ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, किस रेंज की हम बात कर रहे हैं, माइनस पाई अपॉन ओमेगा से जब तक t की वैल्यू किसके बीच में है, पाई अपॉन ओमेगा के बीच में। तो इस फंक्शन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ऑफ t 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t प्लस 2ab दैट इज 2 cos ओमेगा t प्लस b स्क्वायर दैट इज 1, ये वैल्यू है हमारे एक्स स्क्वायर ऑफ t की। ठीक है, हम इंटीग्रेट करने वाले हैं तो ये cos स्क्वायर का फंक्शन हमें प्रॉब्लम करेगा, तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 से इसको अगर हम ओपन कर लें तो इसको हम लिख सकते थे 1/4 1 प्लस cos 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाई 2 प्लस ये जो चीज है 2 cos ओमेगा t प्लस 1। ठीक है, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लें अगर हम तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 1/8 1 प्लस cos 2 ओमेगा t प्लस 4 cos ओमेगा t प्लस 2। ठीक है, हमने इस पूरे में ये 2 एलसीएम ले लिया तो ये 4 cos ओमेगा t प्लस ये 2 हो गया, ये 1 प्लस 2 3, तो फाइनली एक्स स्क्वायर ऑफ t की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, दैट इज 1/8 टाइम्स cos 2 ओमेगा t प्लस 4 cos
ओमेगा टी एंड प्लस 2. इट इज नॉट 2, 2 + 1 दैट इज 3. ठीक है, अब हमें इस फंक्शन को ही इंटीग्रेट कर लेना है. कहां से कहां तक? ये लिमिट्स तो हमारी होती हैं, लेकिन हमारा फंक्शन ये नॉन जीरो कब तक है? सिर्फ -π/ω से π/ω तक. तो देयरफॉर एनर्जी ऑफ द सिग्नल इज गिवन एज 1/8 इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, बाहर रख लिया. इंटीग्रेशन फ्रॉम -π/ω टू π/ω cos 2ωt प्लस 4 cos ωt प्लस 3 dt. ठीक है, इसको इंटीग्रेट कीजिए. दैट इज 1/8 टाइम्स cos 2ωt का इंटीग्रेशन sin 2ωt अपॉन 2ω, क्योंकि हमने ओमेगा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया है. लिमिट्स आर फ्रॉम -π/ω टू π/ω प्लस 4 इंटीग्रेशन में ये भी कांस्टेंट है. फिर से इसका इंटीग्रेशन sin ωt अपॉन ओमेगा, इंटीग्रेशन लिमिट्स फ्रॉम -π/ω टू प्लस π/ω एंड 3 कांस्टेंट है. dt का इंटीग्रेशन t, और इस t के लिए भी आपको लिमिट जो पुट करनी है दैट इज -π/ω टू π/ω. ठीक है, इसको बस आप इवेल्युएट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा. दैट इज 1/8 टाइम्स साइन, ये देखिए क्या वैल्यू आ रही है, 2ω इंटू टी की जगह पर आपने अपर लिमिट पुट की π/ω माइनस ऑफ साइन 2ω इंटू माइनस ऑफ π/ω डिवाइडेड बाई 2ω प्लस 4 टाइम्स साइन ओमेगा इंटू π/ω माइनस ऑफ साइन ओमेगा इंटू माइनस π/ω डिवाइडेड बाई ओमेगा, एंड इट इज 3 इंटू π/ω माइनस ऑफ माइनस π/ω. ठीक है, ये हमारे पास इंटीग्रेशन का रिजल्ट आ रहा है. यहां से देखिए क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा कैंसिल होकर ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी, साइन 2π. साइन कोई भी पाई का इंटीजर मल्टीपल वैल्यू 0. यहां से भी क्या वैल्यू मिलेगी, एक तो साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इस माइनस से इस माइनस को हम प्लस कर सकते हैं. ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, ओमेगा और ओमेगा कैंसिल हो गया तो साइन 2π, ये टर्म भी 0. तो मतलब इस टर्म के पूरे की वैल्यू जो है, इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी होगी, 0. यहां से भी आप देखें ओमेगा ओमेगा कैंसिल, साइन पाई का टर्म, साइन पाई का कोई भी इंटीजर मल्टीपल 0, तो ये टर्म भी 0 और यहां से भी ये टर्म भी 0. मतलब इस पार्ट का भी जो वैल्यू आएगी इसकी, वो भी वैल्यू कितनी होगी, 0. और इस पार्ट की अगर वैल्यू देखें तो ये वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 2π/ω. तो देयरफॉर फाइनली जो आपके पास एनर्जी आ रही है, एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/8 इंटू 6π/ω. तो इसलिए हम लिख सकते हैं एनर्जी इज इक्वल्स टू 3π/4ω. तो इसके अकॉर्डिंग इतने जूल, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है हमारा 3π/4ω, ये ऑप्शन ए करेक्ट है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम कर चुके हैं, यहां हम नहीं करेंगे दोबारा. 107 नंबर क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन में गिवन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू 10 रेक्टेंगल ऑफ t/20 इंटू कॉस ऑफ πt. ठीक है, तो इस टाइप का हमने देखा था कि रेक्टेंगल फंक्शन, जब हमने देखा था कि ये रेक्टेंगल फंक्शन लिमिटर, मतलब जो लिमिट चेंजर की तरह भी ये वर्क करता है. मतलब अगर सिर्फ cos πt लिखा होता तो ये -∞ टू +∞ एग्जिस्ट करता. लेकिन अगर हमने रेक्टेंगल ऑफ t/20 लिख दिया, मतलब ये रेक्टेंगल कैसा फंक्शन है, ए रेक्टेंगल ऑफ t माइनस सेंटर अपॉन टाउ से अगर आप देखें तो एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसकी टोटल विड्थ 20 है, मतलब ये -10 से +10 है, मैग्नीट्यूड इसका 10 है. इस बीच में आपको cos का फंक्शन मिलेगा. मतलब ये cos πt अब कन्फाइंड है किस लिमिट्स में, ओनली बिटवीन -10 एंड +10. तो इसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि इस सिग्नल की जो एनर्जी आएगी, आपसे एनर्जी ही पूछी गई है, तो इसके लिए एनर्जी की जो वैल्यू आ रही थी, आपको याद भी होगा, आपने इस क्वेश्चन को एग्जैक्ट इसी क्वेश्चन को किया था, तो 100 जूल्स इस क्वेश्चन का आंसर था. मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट. ठीक है, तो उसको दोबारा नहीं करते, आप पीछे वीडियो में जाकर देख लेना, जहां एनर्जी ऑफ रेक्टेंगुलर फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं, उसके लास्ट में हमने ये क्वेश्चन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, शायद ये भी आप कर चुके हैं. x ऑफ t इज इक्वल्स टू 3 ट्राइंगल ऑफ t/4, इसकी एनर्जी पूछी गई है. तो आप जानते हैं a ट्राइंगल ऑफ t/टाउ, इसके लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2a² टाउ/3. कंपेयर कीजिए a ट्राइंगल ऑफ t/टाउ, मतलब a की वैल्यू कितनी है, 3, और टाउ की वैल्यू कितनी है, 4.
तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 3 इंटू 2 6 इंटू 4 दैट इज 24 जूल्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन डी है ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है।